टाइम था 26 अप्रैल 2002 का, जब अमेरिका के फ्लोरिडा में मार्लन मार्कानो और एमा मार्कानो के घर पर मिया का जन्म होता है। जन्म के बाद ही इसके माता पिता ने अपनी बेटी का काफी अच्छे से पालन पोषण किया और जब तक 2020 का टाइम आता, मिया मार्कानो ग्रेजुएट हो चुकी थी। उसके बाद उसने अपने माता पिता से ये बात कही कि उसे थेरेपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसके इस इंटरेस्ट को देखते हुए फिजियोथेरेपी का उसे कोर्स करवाया जाता है और उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में करवा दिया जाता है। वो अपने कॉलेज में रहकर काफी अच्छे से इस टाइम अपने कोर्स को कर रही थी, लेकिन अपने कोर्स को करते टाइम इसका इंटरेस्ट पेंटिंग में जाग जाता है और दूसरी तरफ उसने अपने पेंटिंग के भी कुछ एक क्लासेस शुरू कर दी। वो शाम को जब भी उसे टाइम लगता तो वहां पर जाकर पेंटिंग सीखा करती थी और इसी टाइम जब उसके पास और ज्यादा टाइम बच जाया करता था तो अपना टाइम वो बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। तो वो वहीं पर जिस भी तरीके की अब उसके अंदर काबिलियत थी तो वो काफी सारे ऐसे ऑफिसेज में जाती है जहां पर जाकर उसने इंटरव्यू दिया और उसकी जॉब लग जाती है। अब वो साथ के साथ एक तो फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रही थी, साथ के साथ अपने पेंटिंग की क्लासेस को अटेंड कर रही थी और उसके बाद जितना भी उसके पास टाइम बच जाया करता था वो अपने ऑफिस में जाती और वहां पर काम करने लग जाया करती थी। अब उसका टाइम बड़े ही अच्छे से इन्वेस्ट हो रहा था, फालतू का टाइम अब उसके पास बचता ही नहीं और जब भी फालतू टाइम बच जाया करता था, एक दो दिन की अगर उसकी छुट्टी होती तो वो अपने माता पिता से वापस मिलने के लिए अपने घर पर चली जाया करती थी। ये सारी ही चीजें लगातार चल रही थी और दूसरी तरफ मार्लन और एमा इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे कि उनकी बेटी की जिस तरीके से कि इंटरेस्ट है ये पूरा का पूरा दिन काम करती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बेवजह अपना टाइम खराब करती हुई घूमे। तो अच्छी बात ये थी कि वो ज्यादा से ज्यादा काम किया करती थी, जितना भी उसका टाइम बच जाया करता था वो अपने माता पिता से मिलने के लिए घर पर आ जाया करती थी। लेकिन इसी टाइम मिया को ये बात पता चलती है कि इसके माता पिता के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है और अब वो लोग अलग हो चुके हैं। लेकिन अभी भी दोनों के दोनों जब उसके माता पिता अलग हो चुके थे तो वो अपनी बेटी से प्यार किया करते थे और कभी ना कभी उससे मिलने के लिए उसके पास आते रहा करते थे। एमा भी उनसे मिलने के लिए जाती रहती। टाइम बीतता रहता है, करीबन 1 साल का अब टाइम बीत चुका था और अब उसके पिता को एक और महिला पसंद आ चुकी थी। उसने अपनी बेटी को सारी की सारी बातें साफ साफ बता दी कि बेटा, मैं और तुम्हारी माँ इस टाइम अलग हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये महिला इस टाइम बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है और हम लोग अब शादी करने वाले हैं। तो उसकी बेटी को भी इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी और मियाँ भी इस बारे में काफी अच्छे से सोच सकती थी कि अगर इसके माता पिता दोनों ही अलग हो चुके हैं तो वो अपनी जिंदगी के बारे में आगे कुछ भी सोच सकते हैं। मार्लन दोबारा से शादी कर लेता है और जैसे ही इसकी नई माँ आती है तो वो भी मिया से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। मिया को अपनी नई माँ बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो अपनी बायोलॉजिकल माँ से भी बार बार मिलती रहा करती थी और इनके बीच अब वो जो पुरानी लड़ाई चल रही थी वो पूरे तरीके से शांत हो चुकी थी। इसकी नई माँ इसका काफी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। बीच बीच में मिया अपनी पुरानी माँ से भी मिलती रहा करती थी। सारी ही चीजें बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। ये हर रोज अपने कोर्स पर जाती, पेंटिंग वगैरह बना लेती, उसके बाद अपनी कंपनी में जाकर जहां पर कि अब ये जॉब लगी हुई थी वहां पर काम किया करती थी। लेकिन यहाँ पर घूमते घूमते काफी बार ऐसा हुआ करता था, जब इसे अपना ऑफिस दूर लगा करता था तो कभी इसे अपने कोर्स वाली क्लासेस दूर लगा करती थी और इन सारी ही चीजों को देखते हुए एक स्पेसिफिक जगह पर होटल में रूम ले लिया। वो वहां पर बड़े ही आराम से अब रहने लगती है, लेकिन इसका थोड़ा किराया ज्यादा था जिसके चलते उसने अपने एक और दोस्त के साथ अपना रूम शेयर कर लिया। अब इनका जो भाड़ा था वो आधा आधा हो चुका था। दोनों एक साथ जब वहां पर रहते तो ये बोर भी नहीं हुआ करते थे और ये बात मिया के लिए काफी ज्यादा अच्छी थी। मिया हर रोज अपने काम पर जाती, उसके बाद वापस शाम को आने के बाद आराम से सो जाती। लेकिन यहाँ पर इनकी बिल्डिंग में एक साफ सफाई करने वाला व्यक्ति आर्मांडो काल्वारो इसे बहुत ज्यादा पसंद किया करता था और यही कारण था कि इसने काफी बार मिया को प्रपोज कर लिया था। मिया को ये बात कहा करता था कि तुम्हें पैसे वगैरह की कोई भी वो कमी नहीं आने देगा। काफी तरह की वो जॉब करता है, इसके पास इस टाइम हद से ज्यादा पैसे हैं। वैसे ही ये सोकिया यहाँ पर काम करता है। अगर ये इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है तो ये आगे चलकर इसे बहुत ज्यादा खुश रखने वाला है। लेकिन मिया ने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद आर्मांडो वहां से चला जाता, लेकिन जैसे तैसे कर जब भी उसे मौका लगा करता था तो वो मिया के पास आ पहुंचता, तरह
तरह तरह से वो इसे प्रपोज करने की कोशिश करता, अलग अलग तरह के वो इसके पास गिफ्ट लेकर आया करता था। इसकी रूममेट भी इस बात को काफी अच्छे से समझ सकती थी कि ये लड़की इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल अंधे एक पागल की तरह इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देती हैं। और उसके बाद जहां पर भी वो दिख जाया करता था उन्हें, वो अपना रास्ता बदल कर कहीं और से निकल जाया करती थी। और उसके बाद टाइम आता है 24 सितंबर 2021 का, जब मिया ने अपने माता पिता के पास कॉल करके ये बात बताई कि अब शनिवार एतवार की छुट्टी होने वाली है, तो वो यहाँ पर बोर हो जाएगी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो वो अपने माता पिता से मिलने के लिए, वैसे भी उसे अपने माता पिता से मिले हुए काफी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, तो वो उनके पास मिलने के लिए आने वाली है। तो इस बात को लेकर उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जब मिया ने बताया था कि वो इस टाइम यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो उसके माता पिता उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए जा पहुंचते हैं। वो वहां पर एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अब फ्लाइट आ चुकी है। काफी सारे पैसेंजर ऐसे मौजूद हैं जो कि लगातार बाहर की तरफ आ रहे हैं, और उसके माता पिता अब खड़े होकर एक ही चीज देख रहे थे कि उनकी बेटी अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई। सारे के सारे लगभग पैसेंजर इस टाइम तक आ चुके हैं, तो आखिरकार इनकी बेटी कहां पर गई? और जब तक उन्हें अपनी बेटी दिखाई नहीं दी, वो वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन मिया का तो वहां पर नामो निशान नहीं था। तो आखिर में वो लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर पूछने लगते हैं कि जनाब, इस तरीके से मिया नाम की एक लड़की आने वाली थी, वो हमारी बेटी है, लेकिन वो हमें यहाँ पर मिली ही नहीं। तो क्या आप लोग जरा चेक करके बताएंगे कि क्या वो फ्लाइट से उतर चुकी है? तो अच्छे से चेक कर लेने के बाद ऑफिसर्स ने बताया कि हाँ, इस नाम से एक फ्लाइट बुक जरूर है, लेकिन ये जो लड़की आने वाली थी ये तो इसमें आई ही नहीं। इसकी जो सीट थी वो इस टाइम खाली थी, और ये तो फ्लाइट में बैठी ही नहीं। इस बारे में सुनते ही इसके माता पिता को काफी ज्यादा अजीब लगता है, और वो लोग मिया के पास कॉल करने लगते हैं। अगले काफी देर तक वो उसके पास कॉल करते रहते हैं, लेकिन लगातार मिया का मोबाइल इस टाइम बंद आ रहा था। तो इसके माता पिता को अब थोड़ी चिंता होने लगती है कि आखिरकार वो लड़की गई तो गई कहां पर। और उसके बाद जिस होटल में इस टाइम मिया अपना रूम लेकर रहा करती थी, अपनी उस रूममेट के साथ उस होटल में फोन करते हैं और पूछने लगते हैं कि हमारी बेटी कुछ इस तरीके से आज हम लोगों से मिलने के लिए आने वाली थी, वो यहाँ पर फ्लाइट से उतरी ही नहीं। और जब हम लोगों ने उसके बारे में पूछताछ की तो कुछ ऐसा पता चला है। तो क्या प्लीज आप एक बार उसके रूम में जाकर चेक कर पाएंगे कि क्या वो अपने रूम में ही है? तो होटल मैनेजमेंट भी इस बात के लिए मान जाता है और वहां पर जाकर मिया के दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन अंदर की तरफ से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। तो पहले तो उन्हें यही बात लगी कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई है जरूर, लेकिन वो बंदा दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो वो अगले काफी देर तक यहाँ पर खड़ा होकर दरवाजा नॉक करता रहता है। अंदर से इस टाइम पंखे वगैरह चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई भी आकर दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो उसे शक हो जाता है कि इसके माता पिता का कॉल आया है, ये लड़की आज जाने वाली थी, तो हो सकता है यहाँ पर किसी न किसी तरीके की गड़बड़ हो। और वो वहां से साइड में निकलकर उस तरफ बैल्कनी की तरफ जाता है, जहां से कि विंडो से वो अंदर की तरफ देख सकता था। और जैसे ही उसने विंडो को थोड़ा साइड में किया तो उसे पता चलता है कि इस खिड़की के साथ तो थोड़ी छेड़खानी की गई है, ये तो पूरी तरीके से अलग ही हो चुकी है। उसने साइड में जैसे ही रखा तो उसने देखा कि सामने जो दरवाजा है जिससे कि वो अंदर आ सकता था, लगातार अब वहां पर खड़ा होकर ये नॉकिंग कर रहा था। उसके जस्ट आगे ही एक अलमीरा अड़ाई गई है, और इस चीज को देखते ही वो होटल मैनेजर अच्छे से समझ चुका था कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और उसे पुलिस के पास कॉल कर देना चाहिए। उसने पुलिस के पास कॉल किया। दूसरी तरफ मिया के माता पिता को भी बताया कि उसके रूम का कुछ ऐसा हाल है। पुलिस ऑफिसर्स तब तक वहां पर पहुंच चुके थे। पुलिस वाले उस खिड़की से ही अंदर जाते हैं, अलमीरा को साइड में हटाकर उस दरवाजे को भी खोल देते हैं और इसके रूम में अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। पुलिस को पता चलता है कि यहाँ से मिया पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। जो इसकी रूम पार्टनर है वो भी इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर्स उसकी रूम पार्टनर से संपर्क करते हैं, और इसके अलावा जितने भी इसके रूम में इस टाइम पुलिस वालों ने छानबीन की थी तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर एक तकिए के ऊपर
कुछ एक खून के छींटे पड़े हुए हैं। लाल कलर का यहाँ पर रंग लगा हुआ है और अच्छे से जब उसे फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये तो खून ही है। मिया की रूममेट ने बताया कि जनाब आज वो अपने घर पर जाने के लिए बोल रही थी। इसे कुछ एक यहाँ पर नॉर्मली काम था तो वो अपना काम निपटाने के लिए जल्दी ही सुबह यहाँ से निकल गई थी और उसे तो सिर्फ इतना ही पता था कि मिया भी वापिस अपने घर पर जाने वाली है। अब वो वापिस यहाँ पर पहुंच पाती उससे पहले पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके हैं और अभी तक वो वापिस होटल में नहीं आई थी। तो पुलिस ने उसके रूममेट से ही पूछना शुरू किया कि क्या उस लड़की की आखिरी टाइम में किसी के साथ लड़ाई हुई थी या फिर किसी के साथ उसकी रंजिश रही हो जिससे कि हम लोग अंदाजा लगा पाए कि उसे कौन किडनैप कर ले गया। तो उसकी रूममेट ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन इस बारे में उसने जरूर बताया कि यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी है जिसका नाम आर्मांडो काल्वारो है, वो उसके ऊपर नजर जरूर बनाए हुए था। वो बार बार उसे प्रपोज किया करता था, तरह तरह से वो इसके साथ संपर्क करने की कोशिश किया करता था। काफी बार उसने इसे प्रपोज किया था लेकिन लगातार ये उसके प्रपोजल को ठुकरा देती थी। इसके अलावा तो मुझे किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। तब तक मिया के घर वाले भी यहाँ पर आ चुके थे। उसका मोबाइल यहीं पर उसके घर पर ही मिल चुका था और जब उसके पूरे ही मोबाइल को अच्छे से चेक किया जाता है तब पता चलता है कि आखिरी टाइम में भी आर्मांडो ने इसके पास बहुत सारे मैसेज किए थे कि ये इसे बहुत ज्यादा खुश रखने वाला है, प्लीज ये इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, बहुत ज्यादा ये इससे प्यार करता है वगैरह वगैरह। काफी सारी चीजें उसने लिख रखी थी। तो इसके घर वालों को अब पक्का विश्वास हो चुका था कि जरूर उनकी बेटी के गायब होने के पीछे यही बंदा है। इसकी तो किसी के साथ कोई बहस वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर हम लोग शक कर सकते हैं वो तो आर्मांडो ही है। और उन्होंने साफ साफ ये बात आर्मांडो से कह दी कि जहां पर भी उसने उनकी बेटी को किडनैप करके रख रखा है वो उसे वापस सौंप दें। ये लोग इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई केस नहीं करेंगे। लगातार ये बात उसके माता पिता आर्मांडो को बोल रहे थे। उस टाइम उन्होंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन आर्मांडो तो साफ इनकार कर देता है कि आपकी बेटी मुझे क्या पता कहां पर चली गई, मैं आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार जरूर किया करता था लेकिन यकीन मानिए मुझे नहीं पता कि वो कहां पर चली गई है, जैसा कि आप लोग इस एक्चुअल वीडियो में देख भी सकते हैं। You keep mentioning Tati and no one knows Tati. The roommates don't even know Tati. You've been sleeping since You 10 keep o'clock saying and all of a Tati is sudden a you're showing friend. up here at 4 o'clock in the morning Because me looking for and me. Tati were conversating about it, so I finally it came Okay, up. but Should I go Tati and is see if I someone- see anything? No one knows Tati. That's my whole thing. Not Tati even the is roommate an knows employee Tati. here. You She's an can- employee, but you keep saying Tati is a friend and that you've all hung out together. As of right now, you have work sent tomorrow- you work obsessive tomorrow, texts to Tati? Mia. We have all seen the texts. You talked about giving her your life savings. You cash out her money and you claim that you weren't in touch. Who told her gave It's her on life text. savings? I never As a said matter of that. fact, we're going to get a police report to pull your phone records if that's the case. What you have to do? और पुलिस भी मिया के माता पिता को साफ साफ ये बात बोल देती है कि सिर्फ शक के आधार पर हम लोग इस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते और वो लोग उसे यूं ही छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिया के माता पिता को अब पक्का विश्वास हो चुका था कि उनके बेटी के गायब होने के पीछे यही बंदा होगा। तब तक उसकी पहली वाली माँ, बायोलॉजिकल माँ भी वहां पर आ चुकी थी। उसे जैसे ही पता चलता है कि उसकी बेटी पूरे तरीके से गायब हो चुकी है तो वो अपने पति और उसकी सेकंड वाइफ के साथ मिलकर अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। और ये लोग पूरा का पूरा दिन अपनी गाड़ी में बैठकर आर्मांडो का अब पीछा किया करते थे। पूरा का पूरा दिन वो लोग घूमते रहते उसके पीछे पीछे कि ये बंदा जरूर, अगर इनकी बेटी को इसने कहीं पर छुपा रखा है तो उससे मिलने के लिए जरूर जाएगा। और इसी टाइम एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने एक तरफ अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी, सामने ही वो लोग आर्मांडो को देख रहे थे जिसने कि अपनी गाड़ी अब पार्किंग में खड़ी कर रखी थी और अपनी गाड़ी से कुछ एक सामान वो निकाल रहा था। जैसे ही उसने अपना कुछ एक सामान निकाला तो मिया के माता पिता इस टाइम उसकी वीडियो भी बना रहे थे कि हो सकता है ये बंदा कोई ना कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि वो लोग पहचान पाए और सबूत के तौर पर पुलिस वालों को दिखा पाए कि इस बंदे ने ये सब कांड किया है और इनकी जो बेटी इस टाइम गायब हो चुकी है, हो ना हो वो इन्हीं के पास है।
है। इसी टाइम आर्मांडो ने एक ब्लैंकेट अपनी गाड़ी से निकाला और जैसे ही ये ब्लैंकेट वो बाहर निकालता है तो इसकी फैमिली ने पहचान लिया कि ये वाला कंबल तो उनकी बेटी मिया का है और उनकी बेटी अगर गायब हो चुकी है और ये कंबल इसके पास है तो जरूर उसकी बेटी को गायब करने वाला कोई और नहीं जबकि यही है। और उन्होंने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया और सारी ही चीजें डिटेल से बताई कि जनाब हमारी बेटी कुछ इस तरीके से गायब है और हमारी बेटी के पास जो कंबल था उसका कंबल इस टाइम ये सफाई वाला यूज कर रहा है। Why haven't they gone into his apartment? Why didn't they search him? But he had a screwdriver in his front, the passenger side. Hold on. We watching him. He's still in. Kaylee, tape it up. How the fuck did that happen? My stomach, my stomach, my stomach, my stomach. Am I on your joint? How the fuck did that happen? What is he doing? What is he taking out? He's taking out. He has gloves. He has gloves. He has gloves He has in his gloves. hands. He has gloves. Gloves and what else? The Oh my blanket. god, that is my blanket! Oh my God, call. तो हो ना हो उसे गायब करने के पीछे इसी का हाथ है। आप लोग जल्द से जल्द इसे अपनी हिरासत में ले लीजिए और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी मशक्कत इसके ऊपर करते हैं तो ये सारी ही चीज़ें डिटेल से बता देगा कि इस टाइम इनकी बेटी को किडनैप करके इसने कहां पर रख रखा है। पुलिस वाले तुरंत वहां पर आ जाते हैं और आर्मांडो के घर पर जाकर उसे पकड़ लेते हैं और पूछताछ करने लगते हैं कि जो तुम्हारे पास ये कंबल आया है ये तुम कहां से लेकर आए हो। आर्मांडो ने साफ साफ कह दिया कि जनाब ये कंबल तो मेरी दादी ने मुझे दिया था, जो इनकी बेटी का कंबल वगैरह होगा। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी सिर्फ एक ही कंबल बनाती है, हो सकता है इनकी बेटी के पास भी वैसा ही कंबल होगा और ये वाला कंबल तो मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया था। और पुलिस वाले भी यही बात कहते हैं मिया के परिवार वालों से कि एक कंबल के आधार पर हम लोग इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास अब इसे अरेस्ट करने के लिए वारंट भी नहीं है तो हमें इसे छोड़ना होगा। और पुलिस वाले दोबारा उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। आर्मांडो भी अब मिया की फैमिली से ये बात कहता है कि पुलिस वाले अब यहाँ से जा ही चुके हैं तो प्लीज आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। लेकिन इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स आराम से नहीं बैठे हुए थे, जबकि उनके कॉल रिकॉर्ड्स को जब वो लोग चेक कर रहे थे कि आखिरी टाइम में आर्मांडो का मोबाइल कहाँ पर एक्टिव था, उसके बाद कहाँ पर ये जाता है। जैसा कि इस फैमिली ने कहा है कि जरूर इसी ने उनकी बेटी को गायब किया होगा, तो ज्यादातर टाइम आर्मांडो का मोबाइल कहाँ पर एक्टिव रहा था। तो ये सारे के सारे पुराना डाटा जब उसके मोबाइल का निकाला जाता है, किस नेटवर्क से वो जुड़ा हुआ था, कहां पर वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहा था अपना, तो पुलिस को पता चलता है कि ये जंगल में काफी बार गया था, उसके बाद वापस आया था। तो ये सारी ही चीजें जैसे ही पुलिस को पता चलती है, उनके कॉल रिकॉर्ड्स पता चलते हैं, तब तक पुलिस के पास वारंट भी आ चुका था और पुलिस ऑफिसर्स आर्मांडो के घर पर जा पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर जाने का कोई भी फायदा नहीं रहता क्योंकि इस टाइम तक आर्मांडो वहां से जा चुका था। पुलिस ऑफिसर्स आर्मांडो के घर पर अब अच्छे से तहकीकात करने लगते हैं और वही वाला कंबल वहां पर पड़ा हुआ था। जब उस कंबल को अच्छे से खोला जाता है, उसे देखा जाता है, चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर भी कुछ एक खून की बूंदें लगी हुई हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि आर्मांडो अब यहाँ से जा चुका है। तो पुलिस ने एक तरफ तो मिया के अब पूरे ही शहर में पर्चे छपवा दिए थे कि ये लड़की कुछ इस तरीके से गायब है, हम लोगों को मिल नहीं रही है, प्लीज आप लोग जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ ये बंदा यहाँ से भाग चुका है जिसके ऊपर की हमें शक है कि इसे के गायब होने के पीछे यही बंदा रहा होगा। तो पूरा का पूरा शहर अब आर्मांडो को ढूंढने लगता है और इसी टाइम पुलिस के पास एक कॉल भी आता है। उसने बताया कि जनाब आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो हमें पता जरूर है कि वो कहां पर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अपनी जान गंवा चुका है। ये इस जगह पर एक पुराने बंद पड़े गैराज में है और यहाँ पर ये फंदे से लटका हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं उस स्पेसिफिक जगह पर, तो वहां पर पहुंचकर पुलिस को पता चलता है कि ये बंदा तो इस टाइम फंदे से लटक चुका है और यही वो आदमी था जो कि ये बात बता सकता था कि आखिरी टाइम में इसने ले जाकर मिया को कहां पर छिपाया था। और अगर इसने अपनी खुद की ही जान दे दी है तो ये बात भी पुलिस ऑफिसर्स काफी अच्छे से समझ सकते थे कि इसने मिया का क्या हाल किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ
अब पुलिस के पास उसकी लोकेशन थी कि आखिरी टाइम में ये जंगल में ज़्यादातर टाइम कहाँ पर बिता रहा था। तो वहाँ पर जब जाया जाता है तो वहाँ पर पहले तो कुछ भी नहीं मिलता। इस पे के आसपास की काफ़ी सारी जगहों को छान दिया गया था। तो पुलिस ऑफिसर्स दोबारा से लाइव आते हैं और शहर के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ इस तरीके से जो वो बंदा था किडनैप करने वाला, वो तो अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन वो लड़की अभी भी गायब है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो पूरे शहर में अगर एक एक करके घूमने के लिए जाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर पूरी सिटी मिलकर हम लोगों की मदद करती है तो ये केस हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। बस आप लोग इतना कीजिए कि आपके घर के आसपास जितनी भी अबेंडेंट पड़ी बिल्डिंग हैं, जगह हैं, टूटे फूटे घर हैं जहां पर कि कोई नहीं रहता, आप लोग वहां पर जाकर जरा चेक कर लीजिए कि मियाँ वहां पर तो नहीं है। तो सारा का सारा शहर मियाँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और पुलिस ऑफिसर्स तब तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ चुके थे जहां पर कि आखिरी टाइम में आर्मांडो बार बार जा रहा था। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लड़की एक टूटे फूटे घर के अंदर बंधी पड़ी है। उसके मुंह पर पट्टी बांधी गई है, इसके दोनों ही हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया गया है, इसके कपड़ों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से फाड़ा गया है और इस टाइम ये अपनी जान गंवा चुकी है। इसे अपनी जान गंवाए हुए तकरीबन हफ्ता 10 दिन आराम से हो चुका होगा, जिसका कारण ये है कि इसे देखने पर ही पता चल रहा है क्योंकि इसकी बॉडी अब काफी हद तक डिकम्पोज हो चुकी है। जैसे ही उसके माता पिता को वहां पर बुलाया जाता है तो उसके फेस को तो वो लोग देखकर नहीं पहचान पाते, लेकिन उसके कपड़ों से पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं जबकि उनकी बेटी मियाँ ही है। और जब उसके फोरेंसिक टेस्ट करवाए जाते हैं, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये कोई और नहीं जबकि मियाँ ही है। और कुछ इस तरीके से इस केस को सोल्व कर लिया जाता है। टाइम था 13 जनवरी 1994 का और जगह थी अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया का एक जंगल। जब एक व्यक्ति सुबह सवेरे जल्दी उठ लेने के बाद अपने कुत्ते को लेकर जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ता है। इसका हर रोज का यही रूटीन था कि सुबह जल्दी उठ जाना, उसके बाद अपने कुत्ते को लेकर घूमने के लिए निकल पड़ना और बाकी दिनों की तरह आज भी ये अपने कुत्ते को लेकर जंगल की तरफ आ जाता है। लेकिन इसी टाइम टहलते टहलते उसने देखा कि उसका कुत्ता एक स्पेसिफिक जगह पर पहुंचने के बाद अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। वो लगातार एक ही तरफ भागकर जाने की कोशिश कर रहा है। उस तरफ अब ये कुछ ज्यादा ही भौंक भी रहा है। तो वो आदमी ज्यादा संघर्ष अपने कुत्ते के साथ नहीं करता है और उसे खुला ही छोड़ देता है और कुत्ता सीधा का सीधा एक तरफ भागकर जाने लगता है। आदमी धीरे धीरे कर पीछे पीछे अपने कुत्ते के जब जा रहा था तो एक जगह पर पहुंचकर उसने देखा कि नीचे एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। इसके सिर को तो मानो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस टाइम फोड़ दिया गया हो और उसकी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन वो जब नहीं देख पाया तो वो तुरंत उस जंगल से बाहर आने की कोशिश करता है और वहां पर आकर उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया और जो कुछ भी उसने देखा था वो सारी ही चीजें डिटेल से वो पुलिस वालों को बताने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स इस आदमी की सारी ही बातें सुन लेने के बाद उस जंगल में जा पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद जब पुलिस ने पहली नजर में इस डेड बॉडी को देखा तो उनकी भी हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना ज्यादा बुरे तरीके से किसी व्यक्ति की बॉडी को नहीं देखा था। तो उनका सबसे पहला तो अंदाजा यही था कि यहाँ जंगल में काफी सारे जानवर घूमते रहते हैं और जरूर ये जो लड़की है किसी न किसी जानवर के हाथ चढ़ गई होगी और उसके बाद जो उसने इसे चीर फाड़ दिया है उसे तो हम लोग देख ही सकते हैं। लेकिन जब उसकी बॉडी को उल्टा किया जाता है तो इस टाइम पहली नजर में ही देखने पर पता चल रहा था कि इसके शरीर के ऊपरी हिस्से से पूरे तरीके से इस टाइम कपड़े गायब हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसे पलटा जाता है तो उसकी कमर पर एक पेंटाग्राम बनाया गया था। कुछ एक अजीबोगरीब चीजें बनाई गई थी जिन्हें की देख लेने के बाद पुलिस वाले इस बात को लेकर कंफर्म हो चुके थे कि इसे किसी जानवर ने तो नहीं मारा है, जरूर किसी न किसी आदमी ने ही इसका ये हाल किया है और हो सकता है इसे बलि वगैरह यहाँ पर दिया गया होगा। तो
अभी इन्हीं चीज़ों की पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इन्वेस्टिगेशन करते करते सबसे पहले तो उस बॉडी को पुलिस ऑफिसर्स अपने कब्जे में लेते हैं और पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन हो सकती है। और पता लगाने के लिए वो पास की यूनिवर्सिटी में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से वो मिलते हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड से भी मिलते हैं और वहीं से सबसे पहला क्लू पुलिस ऑफिसर्स को मिल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना था कि हाँ जनाब, कल रात को ही 4 लोग हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर गए थे, उनका सारा का सारा मैंने यहाँ पर बायोडाटा लिख लिया था, लेकिन जब वो लोग वापिस आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही थे। मैंने उनसे पूछा था कि तुम लोग गए तो 4 थे, तुम्हारा जो चौथा मेंबर था वो कहाँ पर रह गया? तो उन्होंने कोई साफ साफ जवाब हमें नहीं दिया। उनका यही कहना था कि उसके साथ लड़ाई हो गई है तो वो अपने दोस्त के यहाँ पर चली गई है। वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं और उसके बाद अपने साइन करके यहाँ से चले जाते हैं। और वो लड़की तो आई नहीं थी, तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर में भी देख सकते हैं कि अभी तक उसकी वापस आने की एंट्री नहीं हुई है। तो पुलिस अब कंफर्म हो चुकी थी कि जो ये 3 लोग वापस आए हैं जरूर इन्हीं में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो लड़की कौन है, वो जो बॉडी थी उसके साथ उसकी आइडेंटिटी को मैच किया जाता है और ये सारी ही चीजें एक दूसरे के साथ मैच होने भी लगती हैं। पुलिस ने सबसे पहले उन तीनों ही लोगों को पकड़ा जिनका की नाम क्रिस्टा पाइक, डेरियल और स्टोला पीटरसन था। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद जब उनसे जोर जबरदस्ती करके पूछताछ करनी शुरू की कि हाँ भाई तुम लोगों ने ये आखिरकार क्या कांड रच दिया है, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि जनाब हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने जब उनकी यूनिवर्सिटी में पूछताछ करनी शुरू की, इसके अलावा क्रिस्टा पाइक के रूम की छानबीन की, तो वहां से उन्हें एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है। और जब ये फोरेंसिक टेस्ट करवाए जाते हैं तो ये बात पता चलती है कि जो महिला की डेड बॉडी वहां पर जंगल से मिली है उसके ही सिर का ये टुकड़ा इस टाइम क्रिस्टा के पास से मिला है। तो सारी की सारी अब बातें साफ तो हो ही चुकी थी कि इन सारी ही चीजों के पीछे कोई और नहीं जबकि क्रिस्टा पाइक है। तो पुलिस ने यही बात कही कि अगर आप आराम से बैठकर हमें अपनी पूरी की पूरी कहानी बता देती हैं तो हो सकता है आपकी आगे चलकर जो आपको सजा होने वाली है उसमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाए। और पूरी की पूरी जब कहानी पुलिस के सामने आती है तो ये बात तो पहले ही कंफर्म हो चुकी थी कि उस लड़की के कातिल कोई और नहीं जबकि यही तीनों लोग हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी सारी चीजें पुलिस के सामने आती हैं जिसे कि सुनकर पुलिस वाले भी पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या असल में इस लड़की ने जो ये सारे के सारे कांड किए हैं ये सिर्फ इसी ने किए हैं या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जैसे इसके हालात हैं आज के टाइम में, इसके माता पिता और काफी सारे और भी लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये बात पता चलती है कि जो ये क्रिस्टा पाइक है इसका जन्म 10 मार्च 1976 को वेस्ट वर्जीनिया के इस जगह पर हुआ था। लेकिन अगर इसके इतिहास के बारे में देखा जाए, इसके माता पिता के इतिहास को देखा जाए तो वो अच्छा नहीं था, क्योंकि इसके माता पिता शुरुआती टाइम से ही शराब पिया करते थे और जब ये लड़की इसकी माँ के पेट में थी तो उस टाइम भी इसने शराब पीने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और यही कारण था कि इस लड़की का अच्छे से विकास भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ये अपनी माँ के पेट में थी तो इसकी माँ को अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ वो तो काफी ज्यादा मात्रा में शराब पिया करती थी, गांजा वगैरह वो फूका करती थी। और यही कारण है कि क्रिस्टा को इस टाइम अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ पैदा हुई थी। इसके पैदा होने के बाद भी इसकी माँ इतना ज्यादा अच्छे तरीके से इसका ध्यान नहीं रखती है और इसके ऐसे हालातों को देखते हुए इसकी दादी माँ को इसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर गांव चली जाती है। वहां पर अगले काफी सालों तक क्रिस्टा अपनी दादी के साथ बड़ी होती है। उसकी दादी ने उसे किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी बेटी की तरह वो उसे पाला करती थी। जिस भी चीज की उसे जरूरत होती वो उसे उपलब्ध करवाने की कोशिश किया करती थी। और इसी टाइम जब वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी तो उसकी दादी का एक दोस्त अक्सर उसके घर पर आया करता था और उसने उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इस टाइम क्रिस्टा को अच्छे से तो पता ही नहीं था कि आखिरकार ये बंदा क्या कर रहा है और अगले काफी दिनों तक वो इसी तरीके से उसे परेशान करता रहता है। लेकिन उसने एक दिन अपनी दादी को सारी की सारी चीजें बता दी कि वो जो अंकल आते हैं वो कुछ ऐसा करते हैं
और उसके बाद उसकी दादी ने उस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया कि वो उसके घर पर ना आए, जो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती थी। उसने उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो क्रिस्टा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी दादी उसकी कितनी ज्यादा परवाह करती है। उसकी माँ को तो उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है और इसी तरीके से वो धीरे धीरे कर अपनी दादी के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। टाइम बीतता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब काफी ज्यादा बूढ़े हो जाने के कारण उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूरे तरीके से क्रिस्टा अकेली पड़ चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी माँ तो उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। लेकिन आखिरकार अब वो जाती तो कहाँ जाती, तो वो अपनी माँ के पास ही रहने के लिए चली जाती है। वहां पर उसकी माँ ने उसके सारे के सारे हालातों को देख लिया था कि इस टाइम उसकी बेटी काफी ज्यादा परेशान है अपनी दादी को लेकर, ये उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही है और अब उसकी मेंटली हालत भी बिगड़ने लगती है। लेकिन उसकी माँ एक काम काफी ज्यादा अच्छा करती है कि वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास टाइम रहते लेकर पहुंच जाती है। वहां पर उसका इलाज चलने लगता है, लेकिन इलाज ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि जिस भी साइकेट्रिस्ट के पास वो लोग जाया करते थे उनमें से कोई भी उसकी बीमारी को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा था। तो यूं ही उसकी माँ लगातार साइकेट्रिस्ट बदलती जाती है और एक टाइम ऐसा भी आया जब इसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड इसके घर पर आया हुआ था, क्योंकि इसकी माँ और इसके पिता दोनों के दोनों अलग हो चुके थे। तो इसकी माँ के उस बॉयफ्रेंड ने इसको एब्यूज करना शुरू कर दिया, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि इसकी दादी के घर पर उसका वो दोस्त आया करता था। वो भी इसे फिजिकली एब्यूज करने लगता है, वो तो इसे बेल्टों से मारा करता था। दूसरी तरफ इसकी माँ जब भी नशा कर लेती तो उसे तो पता ही नहीं हुआ करता था कि उसकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। तो अब उसकी मानसिक हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। सबसे पहले तो उसने अपनी दादी को खो दिया था। उससे पहले उसका वो दादी के पास जो बंदा आया करता था उसने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। ऊपर से जो ये बंदा है ये भी इसे सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था, ये तो बेल्टों से इसे मारा करता था। अब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में करे तो क्या करे। तो उसने अपना घर ही छोड़ दिया। अपनी माँ से ये बात कही कि वो अपनी पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में जा रही है। वहां पर जाकर वो अपनी पढ़ाई करने लगती है और इसके साथ साथ वहां पर चल रहे एक प्रोग्राम में भी हिस्सा ले लेती है, जहां पर कि गरीब बच्चों को कुछ एक ऐसी चीजें सिखाई जाया करती थी जिनसे कि वो बाहर जाकर पार्ट टाइम जॉब कर पाएं और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा कमा पाएं, जिससे कि वो लोग आराम से अपना गुजारा कर पाएं। तो वो जाकर उसी प्रोग्राम में हिस्सा ले लेती है और यहीं पर उसकी मुलाकात कोलिन नाम की लड़की से होती है। कुछ ही दिनों बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। एक दूसरे को ये काफी ज्यादा अच्छे से समझने लगी थी और इसी टाइम कोलिन ने अपने एक दोस्त डेडेरियल की क्रिस्टा से मुलाकात करवाई। उसने सारी की सारी चीजें बताई कि इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। क्रिस्टा तो काफी ज्यादा तंग थी, उसने कोलिन को अपनी समस्या बता रखी थी, लेकिन डेडेरियल को जब इस बारे में पता चलता है तो वो सिंपैथी देने के लिए उसके काफी ज्यादा नजदीक रहने लग जाता है। वो हमेशा ही इस बारे में सोचा करता था कि इस लड़की ने अपनी जिंदगी में कितने ज्यादा दुख देखे हैं, तो वो उसका थोड़ा ख्याल रखा करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, लेकिन क्रिस्टा की जिंदगी में ये दूसरा बंदा था जो इसकी दादी की तरह इसका ध्यान रखा करता था। तो धीरे धीरे कर वो उसके नजदीक जाने लगती है और मन ही मन वो उससे प्यार भी करने लगती है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने डेडेरियल को सारी की सारी चीजें डिटेल से बता दी कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। डेडेरियल भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद जब उनकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो क्रिस्टा वापस अपने घर पर आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ डेडेरियल अपने घर पर नहीं जाता और ना ही उसकी वो दोस्त कोलिन अपने घर पर गई थी। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टा को इस बारे में पता चलता है कि जब ये दोनों अपने घर पर नहीं गए थे, पीछे से भी ये लोग यहीं पर यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, तो इन्होंने काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था। ये चीज क्रिस्टा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जैसे ही वो वापस यूनिवर्सिटी में पहुंचती है तो वो कोलिन के साथ लड़ाई करने लगती है। कोलिन ने उसे काफी बार समझाया कि जैसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका दोस्त है और आज से वो उसका दोस्त नहीं, जबकि ये आपस में मिले भी नहीं थे, उससे पहले का ये इसका दोस्त है और इनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन क्रिस्टा इसको लेकर बहुत ज्यादा इस टाइम वो जैसी हो चुकी थी, वो उसके साथ किसी और को देखना नहीं चाहती थी, जिसके चलते उन दोनों के
बीच अब अक्सर लड़ाई होती रहा करती थी। जब भी कोलिन डैनियल से अगर उसे बातें करते हुए भी मिल जाती तो वो उसके साथ जाकर लड़ाई करने लग जाया करती थी। और डैनियल की खास बात ये थी कि वो भगवान में नहीं जबकि शैतान में विश्वास रखा करता था। उसका ये कहना था कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो भगवान से काफी ज्यादा जल्दी शैतान हमें प्राप्त करवा सकते हैं। और इसी टाइम जब वो विश्वास जब इन्हीं सारी चीजों पर किया करता था तो उसने क्रिस्टा को भी इन सारी ही चीजों के बारे में बता रखा था। और इस टाइम वो लगातार बार बार क्रिस्टा को ये बात बताया करता था कि वो शैतान को खुश करने के लिए एक बलि देने वाला है। लेकिन जब उसे इस बारे में पता चलता है कि ये बंदा किसी की बलि देना चाहता है, एक लड़की मेरे बीच रास्ते में अड़ी हुई है, तो उसने जाकर डैनियल को सारी की सारी चीजें डिटेल से बतानी शुरू कर दी। और उसने ये बात कही कि तुम्हें बलि ही तो देनी है, अगर तुम नर बलि देते हो तो तुम्हारा जो भी तुम्हारी इच्छा वगैरह है वो बहुत ज्यादा जल्द पूरी हो जाएंगी और तुम्हें किसी जानवर को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं। जबकि एक लड़की है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बार बार हम दोनों के बीच आ रही है। तो दूसरी तरफ अब डैनियल को तो सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही था और इसके तौर पर उन लोगों ने कोलिन को अपना शिकार बनाया। क्रिस्टा ने इन सारी ही चीजों के बारे में अपनी रूममेट को भी बता दिया, लेकिन उसे यही लग रहा था कि आखिरकार कोई बंदा दूसरे बंदे की बलि कैसे दे सकता है। तो यही सारी बातें सोचकर उसने पूरे तरीके से उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 12 जनवरी 1994 का, जब क्रिस्टा और डैनियल कोलिन के पास जा पहुंचते हैं और उसे बताने लगते हैं कि वो लोग नशा करने के लिए बाहर जंगल में जा रहे हैं। तो कोलिन भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वो पहले तो जाने से मना कर रही थी कि अब रात का टाइम हो चुका है, लेकिन वो लोग उसे नशे का लालच दे देते हैं और इनके साथ साथ एक और लड़की स्टोला पीटरसन भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल ये भी एक सैनिक कल्ट का हिस्सा थी और ये इन सारी ही चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया करती थी कि किसी बंदे की बलि किस तरीके से दी जा सकती है, इन सारी ही चीजों का आवाहन किस तरीके से किया जाता है, ये इन चीजों को देखना चाहती थी। तो ये भी इन तीनों ही लोगों के साथ हो लेती है। तो ये चारों ही लोग इकट्ठा होकर उस गार्ड के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने कुछ एक बातें कही कि हमें कुछ इस तरीके से मार्केट जाना है, वहां से कुछ एक चीजें खरीद कर लानी है, तो अपना अपना नाम लिखकर कि हम लोग इस टाइम यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से अपना कार्ड वगैरह जमा करवा कर वो लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जाकर कुछ एक देर तक तो उन्होंने नशा किया होगा, लेकिन उसके बाद क्रिस्टा ने कोलिन के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी। उसने वो सारी की सारी अपनी भड़ास उसके ऊपर उतारनी शुरू कर दी कि उसने उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखा ही कैसे और छुट्टियों में आखिरकार वो उसके साथ कर क्या रही थी। कोलिन को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये स्पेशली तौर पर इसे लेकर ही यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि इसे जान से मार सके। तो पहले तो वो बातों को टालने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार बात आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। पहले तो धक्का मुक्की इन लोगों के बीच शुरू होती है और उसके बाद क्रिस्टा ने अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया। वो उसके पेट में बार बार वो चाकू मारने लगती है। जैसे ही उसके पेट में चाकू लगता है तो इस टाइम कोलिन बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो क्रिस्टा को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा है वो इसे दिमाग से निकाल दे। कल को यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे, वो खुद ही पुलिस के पास जाएगी और हो सकता है इसे जेल जाना पड़े। लेकिन वो अपने प्रेमी को लेकर, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि वो किसी और के साथ तो उसे देख ही नहीं सकती थी। और जब उसे पता चलता है कि ये लड़की छुट्टियों में इसके बॉयफ्रेंड के साथ रही थी तो अब वो अपने पागलपन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो लगातार उसके पेट में चाकू मारती जाती है। अब वो नीचे गिर चुकी थी। वो बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रही थी कि वो बस उसे यहाँ से जाने दे। जिस भी तरीके से वो इसे छोड़ने के लिए तैयार हो वो वैसा ही करने के लिए तैयार है। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे के सारे कोर्सेज छोड़ देगी, इस यूनिवर्सिटी को छोड़ देगी, अपना थैला उठाकर अपने घर पर चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ उसे जिंदा छोड़ दे। लेकिन वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो वो उसके सीधा ही गले पर वार कर देती है। चाकू उसके गले में वो ठोस देती है। अब जैसे ही उसके गले में चाकू लगता है तो वो नीचे
जमीन पर गिर जाती है वो फिर भी उससे भीख मांग रही थी कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, वो हमेशा हमेशा के लिए वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन क्रिस्टा तो अब पागलपन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी, जिसके चलते जब उसने देखा कि ये अब नीचे गिर चुकी है तो उसने वहीं से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे उठाकर वो कोलिन के सिर पर दे मारती है। ये सारे के सारे काम अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टा कर रही थी, जिसके बाद वो चाकू डेडेरियल अपने हाथ में ले लेता है और उसके जो कपड़े थे उन्हें फाड़कर उसे उल्टा नीचे जमीन पर लेटाकर उसके कमर पर एक पेंटाग्राम बना देता है। क्योंकि अब इसके शरीर में किसी भी तरीके की हलचल नहीं थी तो उसने वो पेंटाग्राम बनाना शुरू कर दिया। चाकू से वो उसके कमर पर वो बना रहा था, जिसके चलते उसके शरीर से अब खून भी निकलने लगता है। लेकिन जब उन लोगों ने वो पेंटाग्राम जस्ट पूरा ही किया था, इसी टाइम उन्होंने देखा कि अभी भी ये सांस ले रही है। तो उसके बाद क्रिस्टा एक और ज्यादा बड़ा पत्थर उठा कर लाती है और उसके सिर पर दे मारती है। अब वो लोग कंफर्म हो चुके थे कि ये अपनी जान गंवा चुकी है। तो अब डेडेरियल को अगर देखा जाए तो उसने अपना सैक्रिफाइस जो कुछ भी करना था वो पूरा कर लिया था। इसके अलावा शैतान के लिए उसने वो पेंटाग्राम बना दिया था। अपने जो कुछ भी उसे चीजें उसके बॉडी पर बनानी थी चाकू से बना लेने के बाद ये तीनों ही लोग वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस आने से पहले क्रिस्टा इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जिसके चलते वो उसने उसके फूटे हुए सिर से एक सिर की हड्डी का टुकड़ा ले लिया ताकि वो वापस ले जाकर अपने रूममेट को दिखा सके कि वो उसे पागल नहीं बना रही थी, जबकि सच में ही उसने उसकी जान ले ली है। तो वो तीनों के तीनों लोग वापस अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंचते ही उस गार्ड ने ये बात पूछी कि आप लोगों के साथ एक लड़की और भी गई थी, आखिरकार वो कहाँ पर है। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी उसके साथ लड़ाई हो गई थी और उसने ये बात कही कि वो तो अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जा रही है। उसके बाद गार्ड को तो इस बात से ज्यादा मतलब नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ एंट्री उनकी चढ़ानी थी। और जैसे ही वो लोग वापिस अपने रूम में पहुंचते हैं तो क्रिस्टा ने वो हड्डी अपनी रूममेट को दिखाई, जिसे कि देखकर उसकी रूममेट बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। लेकिन अगली सुबह तो पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके थे और उसके बाद उसकी रूममेट ने पुलिस वालों को बता दिया कि जनाब इसके पास एक हड्डी भी मौजूद है। और उसी के कहने पर वो हड्डी पुलिस वालों के द्वारा बरामद की गई थी। ये सारी ही चीज़ें जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो इनके पूरी की पूरी केस फाइल तैयार कर लेने के बाद कोर्ट में इसे पेश किया जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद इसके सारे के सारे कारनामों को पढ़ लेने के बाद जज भी कंफ्यूज हो जाता है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था इसका तो साइकेट्रिस्ट के पास भी काफी दिनों तक इलाज चला था, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं रहा। और दूसरी तरफ इसने अपनी दादी को गवा दिया, इसकी माँ को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। जब ये पेट में थी उस टाइम भी ये शराब पिया करती थी, जिसके चलते इसका अच्छे से विकास नहीं हो पाया और इसका दिमागी तौर पर हमेशा ही संतुलन बिगड़ा रहा। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर किसी भी तरीके की रियायत नहीं दिखाई, क्योंकि जिस तरीके का उसने कांड किया था वो कोई नॉर्मल नहीं था, जिसके चलते उसे इलेक्ट्रिक चेयर से डेथ सेंटेंस दी। दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड को उसने कोलिन के मृत शरीर पर पेंटाग्राम जो बनाया था उसके चलते जो कुछ भी उसने कांड किया था उम्र कैद की सजा सुनाई। और तीसरी जो लड़की उन लोगों के साथ गई थी वो सरकारी गवाह बन जाती है, जिसके चलते उसे किसी भी तरीके की कोई सजा नहीं दी जाती। लेकिन बाद में क्रिस्टा ने काफी सारी अपील की कि उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ था, ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। बाद में उसने देखा था कि कोलिन दर्द में कितनी ज्यादा परेशान हो चुकी है और यही कारण था कि आखिरी वाला उसने जो वो पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा था वो तो उसे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति देना चाहती थी, क्योंकि ये सारा का सारा टॉर्चर तकरीबन 45 मिनट तक चला था। लेकिन अब उसका दुख दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था, जिसके चलते उसे मुक्ति देने के लिए, उसे रियायत देने के लिए उसने उसे मारा था। लेकिन दूसरी तरफ जज साहब तो इसके ऊपर कोई रियायत कर ही नहीं रहे हैं। उसने बाद में भी काफी सारी अर्जी इस बात के लिए डाली कि उसे डेथ सेंटेंस ना दी जाए, लेकिन लगातार उसकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अब काफी टाइम बीत चुका है इन सारी ही बातों को, तकरीबन 25 से 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे सजा नहीं मिली
मिली है। अभी भी वो अपनी उस सजा की वेट कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरे ही केस को सुन लिया है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में असल मुजरिम कौन है? उसकी परवरिश ही कुछ इस तरीके से हुई थी। वो अपनी दादी को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन ज्यादा एज हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और जैसे ही उसकी जिंदगी में डडेरियल आता है तो उसे इस बात की चिंता होने लगती है कि कोई और लड़की इसे इससे ना छीन ले, जिसके चलते वो उसको बचाने के लिए उसकी जान ले लेती है। उसने काफ़ी ज़्यादा गलत किया था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और उसे जो ये सज़ा मिली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टाइम था फरवरी 2012 का और जगह थी ब्राजील, जब एक 31 साल की लड़की गैज़ले अपने घर से निकलती है। और घर से निकलने से पहले उसने अपने पिता से ये बात कह दी थी कि आज वो अपने काम से जल्दी वापस घर पर आ जाएगी, क्योंकि आज उसकी छुट्टी जल्दी होने वाली है। इसके पिता को भी इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि उसकी बेटी अपने काम के प्रति कितनी ज्यादा डेडिकेट है। ये काफी अच्छे से अपने काम को संभाल लेती है। और आज अगर ये खुद ही ये बात बोल रही है कि ये वापस अपने घर पर जल्दी आने वाली है, तो जरूर इसकी जल्दी ही छुट्टी होने वाली होगी। इस बात को वो नॉर्मली सोचता है और उसके बाद अपने काम पर लग जाता है। उसके बाद दोपहर हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक गैज़ले वापस नहीं आई थी। उसके पिता को यही लगता है कि जरूर आज अगर उसकी जल्दी छुट्टी हो गई होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने काम के प्रति पूरा का पूरा फोकस उसी के ऊपर बनाए रखती है। तो हो सकता है थोड़ा एंजॉय करने के लिए वो कहीं पर चली गई होगी और रात होने तक वो वापस घर पर आ जाएगी। उसे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद रात हो चुकी थी, अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। उसे ये बात लग रही थी कि हो सकता है उसकी बेटी नाइट आउट के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चली गई होगी, तो हो सकता है सुबह तक वो वापस आ जाएगी। लेकिन उसके बाद तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके पिता ने उसके पास काफी बार कॉल भी किए थे, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। और आखिर में थक हार कर उसके पिता वहीं पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि वो काम किया करती थी। और उनके कंपनी वालों ने भी यही बात कही कि हाँ, कल तो वो काफी ज्यादा जल्दी यहाँ से निकल गई थी, हमें नहीं पता कि वो उसके बाद कहाँ पर गई होगी। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर जितने भी उसके दोस्त थे, उसके पिता उन सभी से जाकर मिल लेते हैं, लेकिन उन सभी को भी गैज़ले के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और आखिर में वो पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर ली और इसके केस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस टाइम गैज़ले तो गुम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी लगातार इसके क्रेडिट कार्ड को यूज किया जा रहा था। इसके माता पिता इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि इनकी बेटी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि घर छोड़कर भाग जाए। तो अब वो पता नहीं कहां पर चली गई है और अब लगातार उसके अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं, उसके क्रेडिट कार्ड को यूज किया जा रहा है, उनकी बेटी गायब है। तो वो लोग इन सारी ही चीजों को लेकर पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में सीधी की सीधी यही बात आ चुकी थी कि जरूर उसका किसी ने किडनैप कर लिया होगा। अब उसे लूटने के लिए लगातार उसके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की जा रही है। तो पुलिस ऑफिसर्स उसी स्टोर में जा पहुंचते हैं जहां पर कि उसका क्रेडिट कार्ड यूज किया गया था। तो पुलिस वालों ने जाकर जब मैनेजर को इन सारी ही चीजों के बारे में बताया और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी वीडियो को जब देखना शुरू किया कि इसके क्रेडिट कार्ड को यूज कौन कर रहा है, तो एक व्यक्ति उसमें कैप्चर हो जाता है। तो पुलिस ऑफिसर्स इसी चीज को चेक करते हुए कि किस नाम से इसने अपनी पर्ची बनवाई थी, अपना एड्रेस इसने क्या दे रखा है, उस आदमी के घर पर जा पहुंचते हैं। और ये घर था जॉर्ज वाल्टारो का। इसके अलावा दो महिलाएं और भी यहाँ पर रहा करती थी। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि आप लोग इस तरीके से एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो महिला इस टाइम गायब है, तो वो महिला कहाँ पर है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब पूछताछ की जा रही थी तो वाल्टेरो ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और इन्हीं सारी बातों को वो घुमाने की कोशिश कर रहा था। वाल्टेरो को इस टाइम वहां पर उसकी
छोटी बेटी भी मौजूद थी, जो कि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से देख और समझ सकती थी। वो छोटी मोटी बातें भी अब पुलिस वालों के साथ कर सकती थी। तो पुलिस ने उन दोनों ही महिलाओं को और वेल्टेरो को अपनी हिरासत में ले लिया और उस लड़की से ही पूछना शुरू किया कि क्या तुम्हारे घर पर यहाँ पर पिछले कुछ एक दिनों में अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। तो उस लड़की ने सारी ही चीजें पुलिस वालों को बताई कि हाँ, उसके पिता कुछ एक लड़कियों को अपने घर पर लेकर आते हैं और उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा बेरहमी से मार डालते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से उन्हें बाद में काट दिया, उनके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को इन्होंने निकाल लिया और आखिर में जो कुछ भी उनके शरीर के ढांचे वगैरह बचे थे उन्हें ले जाकर इन्होंने बैकयार्ड में गाड़ दिया है। तो पुलिस वाले अब इसी बारे में और ज़्यादा डिटेल से उस छोटी लड़की से पता करते हैं और उसके बाद यहीं पर पास का जो एक कब्रिस्तान था उसके वर्कर्स को बुलाकर यहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर देते हैं। और जब यहाँ पर खुदाई की जाती है जहाँ पर उस लड़की ने बताई थी, तो वहां पर 2 कंकाल भी निकल आते हैं। अभी तक पुलिस ऑफिसर्स का सिर्फ इतना ही अंदाजा था कि जरूर इन्होंने उस लड़की को किडनैप कर लिया था और पैसों के लिए वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे होंगे। लेकिन जैसा कि ये छोटी लड़की बता रही है, इन्होंने तो उसे मार डाला। और जब वहां पर खुदाई की जाती है तो वहां से 2 बॉडी बाहर निकलती हैं। एक बॉडी को कुछ इस तरीके से लिटाया गया था, दूसरी बॉडी को बिल्कुल उसके ऊपर से ही लिटा दिया गया। बिल्कुल एक क्रॉस बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर आसपास में काफी सारा और भी सामान पड़ा हुआ था। तो इन सारी ही चीजों के बारे में जब वल्टेरो से पूछा जाता है तो उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख दी। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम इनके घर पर भी तहकीकात कर रहे थे। तो इनके फ्रिज में काफी सारा मांस रखा हुआ था और ये इंसानी मांस किसी और का नहीं जबकि इन्हीं 2 लड़कियों का था। इनके अलावा इनके घर से उन्हें एक डायरी भी मिली जिसके अंदर की तकरीबन 100 से 110 पेज मौजूद थे और उनके अंदर काफी सारी अजीबोगरीब चीजें ड्राइंग के साथ बनाई गई थी। उसके अंदर 2 गेट बनाए गए थे, उनके नीचे लिखा हुआ था कि ये स्वर्ग के गेट हैं। इसके अलावा काफी तरह की ऐसी ड्राइंग बनाई गई थी जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, ले जाकर बाथरूम में उसे काफी ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में काटने की कोशिश कर रहा है। ये सारे के सारे एक्चुअल फोटो इस टाइम गूगल पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण यहाँ पर वो फोटो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप लोग उन एक्चुअल क्राइम सीन को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग जिस पर भी जाकर उन्हें देखना चाहें एक्चुअल क्राइम सीन आप लोग देख सकते हैं। मैं वो सारे के सारे एक्चुअल फोटो उन पर डाल दूंगा। तो पुलिस उस डायरी को भी अपने साथ ले लेते हैं और उसके बाद वाल्टेरो से पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और इसी टाइम पुलिस के सामने एक काफी ज्यादा दिल को झंझोड़ देने वाली कहानी सामने आती है। पुलिस को पता चलता है कि इसका पूरा नाम जॉर्ज वाल्टेरो है। यहाँ पर लोग इसे मोंटे भी कहते हैं, लेकिन इसके माता पिता पुर्तगाल से ब्राजील आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने अपने बच्चे को पाला। जिस भी चीज की इसे जरूरत पड़ती वो सारी की सारी चीजें वो लोग इसे उपलब्ध करवा रहे थे। ये पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था, इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसकी खेल में भी काफी ज्यादा रुचि थी, तो वो कराटे सीखने लग जाता है। कराटों का वो आगे चलकर एक कोच बन जाता है और काफी सारे बच्चों को वो कराटों की ट्रेनिंग दिया करता था। इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं रुकने वाला था, पढ़ाई में वो काफी अच्छा था, बाद में गेम्स में वो घुस जाता है। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में और ज्यादा खुरापाती चीजें आती है। वो खुद ही एक फिल्म लिखने लगता है, उसे खुद ही बनाने लगता है। उसके अंदर खुद ही वो हीरो था। उस मूवी के जितने भी म्यूजिक वगैरह थे या फिर उसे एडिट वगैरह करनी थी, सारी ही चीजों को वो खुद ही कर रहा था। वो इस चीज में अपना काफी अच्छा हाथ आजमाता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिसके चलते आगे चलकर अपनी जिंदगी को थोड़ा सुधारने के लिए, अपने थोड़े बहुत खर्चे निकालने के लिए अब वो छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा था। और इसका मेन कारण ये था कि दरअसल ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक मरीज था। इसके दिमाग में हमेशा ही आवाजें आती रहा करती थी। इसका ये कहना था कि इसके कानों में हमेशा ही आवाजें आती रहती हैं। 2 लोग आपस में बातें करते रहते हैं। पहले इसे ये बात काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया करती थी, इनसे ये बहुत ज्यादा घबराया करता था। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम
बीतता है तो इसे इस बात का विश्वास हो जाता है कि ये जो आवाज़ें उसे सुनाई दे रही हैं ये कोई और नहीं जबकि ये तो भगवान के द्वारा भेजे गए एंजल्स की आवाज़ें हैं। यही मुझे सारे के सारे दिशा निर्देश दे रहे हैं और यही कारण था कि ये बार बार पहले तो जी लगाकर पढ़ाई करता है, उसके बाद ये गेम्स में घुस जाता है, उसके बाद ये फिल्म भी बनाने लगता है और अब आराम से बैठकर ये इन सारी ही आवाज़ों को सुन रहा था कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही इसके माता पिता को पता चलता है कि इनके बच्चे को कुछ इस तरीके की बीमारी हो चुकी है तो वो पहले तो उसे नॉर्मली डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसके बाद इसके माता पिता को इस बारे में पता चलता है कि इसे तो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। उसके बाद तकरीबन 2 बार इसे पागल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पागल खाने में इसे अगले काफ़ी दिनों तक रखा जाता है। वहाँ पर ये लगातार दवाई लेता रहता है। उसके बाद इसे वापस छोड़ दिया जाता है लेकिन घर पर आने के बाद इसका ट्रीटमेंट रुक जाता है। ये अपनी दवाइयाँ लेना बिल्कुल ही छोड़ देता और उसके बाद जो वो इसे आवाज़ें आया करती थी वो दोबारा से आने लगती और इसी बीच इसकी मुलाकात इजाबेल नाम की एक लड़की से होती है और उसके बाद तो इसने अपने माता पिता को पूरे तरीके से मानो त्याग ही दिया था। इसका ये कहना था कि इसके माता पिता इसे पागल समझते हैं तो ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर रहने लगता है। बाद में इन्होंने शादी कर ली और एक दूसरे के साथ ये लगभग अगले 20 सालों तक एक दूसरे के साथ काफी अच्छे एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ये तकरीबन 15 से 20 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन उसके बाद वाल्टेरो ने इजाबेल को इस बात के लिए छोड़ दिया कि ये अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। उसका यही कहना था कि उसे अपनी जिंदगी में बच्चे चाहिए, वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी गर्लफ्रेंड को देखा जाए भले ही ये इससे कितना भी प्यार क्यों न करता हो लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन इस टाइम तक इजाबेल इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी थी जिसके चलते इन दोनों के बीच अब धीरे धीरे कर लड़ाइयाँ होने लगी थी। लेकिन लड़ाई होने के बाद भी आखिर में ये एक हो जाया करते थे और अब तो माहौल ऐसा बन चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से तंग भी आ चुके थे लेकिन एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते थे। और यही कारण था कि जिस घर में ये लोग रहा करते थे वाल्टेरो फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगता है, इजाबेल नीचे रहने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहना शुरू कर देते हैं। उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि हम लोग पति पत्नी की तरह अब आगे नहीं रह सकते। लेकिन दूसरी तरफ इजाबेल इससे दूर भी नहीं हो सकती थी। वाल्टेरो भी इससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था तो एक ही घर में रहकर ये लोग अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। और इसी टाइम ब्रूनो नाम की एक लड़की वाल्टेरो के पास आ पहुंचती है। उसे दरअसल कराटे सीखने थे खुद की सेल्फ डिफेंस के चलते, लेकिन वो यहीं पर इसी के पास रहना शुरू कर देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर से इसके पास कराटे सीखने के लिए आई थी। लेकिन जितने दिन तक वो यहाँ पर इसके साथ रहती है उसके बाद तो ये पूरे तरीके से इसकी एडिक्ट हो चुकी थी। अब ब्रूनो वाल्टेरो को छोड़कर नहीं जा सकती थी। धीरे धीरे कर ये इससे प्यार करने लगी थी और इसके साथ ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ चुकी थी। ये चीज बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि वाल्टेरो की असली पत्नी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहा करती थी और दूसरी तरफ वाल्टेरो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रूनो के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहा करता था। इनका जो ये लव ट्रायंगल था ये सच में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा दिन ये लोग अपने घर के अंदर ही रहा करते थे। इनके पड़ोसी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि यार इसकी पत्नी तो नीचे रहती है, इनके यहाँ पर एक लड़की कराटे सीखने के लिए आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ कराटे खेलते टाइम यहाँ पर वाल्टेरो के साथ नहीं रहती जबकि वो तो रात को सोती भी इसी के साथ है। और इसी टाइम वाल्टेरो ने अपना खुद का एक कल्ट बना रखा था जिसके बारे में कि अब वो ब्रूनो को बताने लगता है। उसने ब्रूनो को बताया कि वो स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन वहां पर अब वो अकेला नहीं जाने वाला, अपने साथ वो इजाबेल को लेकर जाएगा। और अब ब्रूनो भी यहाँ पर आ चुकी है तो वो इसे भी पीछे अकेला नहीं छोड़ने वाला। वहां पर जाने के लिए इसे कुछ एक सिद्धियां प्राप्त करनी होगी, इसके लिए इसे सैक्रिफाइस करना होगा। काफी सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि इन्हें अंजाम देनी होगी। यहाँ पर एक पूरा का पूरा रिचुअल बनाया जाएगा और उसके बाद इनके
इनके लिए भगवान स्पेशली तौर पर स्वर्ग के दरवाजे खोल देगा। वहां पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हुई होंगी, स्पेशली तौर पर इनके लिए वो गेट खुलेंगे और उसके बाद ये तीनों के तीनों वहां पर जाने वाले हैं। इस बात को लेकर ब्रूनो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दूसरी तरफ इजाबेल को तो इन सारी ही चीजों के बारे में उसने पहले ही बता दिया था। ब्रूनो का ये कहना था कि हमारा जो शरीर है वो 4 तत्वों से बना हुआ है। उसने आसमान को नहीं मिलाया था, जबकि उसका ये कहना था कि हमारा शरीर हवा, पानी, आग और मिट्टी से बना है। तो हमें 4 लोगों को सैक्रिफाइस इसके लिए करना होगा और उसके बाद जो वो स्वर्ग का दरवाजा हम लोगों के लिए खुलेगा, हम उसमें चले जाएंगे। लेकिन इसमें भी हमें जो स्पेसिफिक तौर पर ध्यान रखना है वो ये है कि जिन भी लोगों को हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे वो महिलाएं होने वाली हैं, क्योंकि वाल्टेरो का ये कहना था कि जो ये महिलाएं हैं ये हमारी धरती पर लगातार जनसंख्या को बढ़ाती जा रही हैं और इन्हें ही हमें सैक्रिफाइस करना होगा। और जब हम लोग उन्हें मार डालेंगे, उनका पाप हम लोगों के ऊपर आएगा, तो ये पाप कुछ एक देर के लिए ही रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही हम लोग इनकी जान लेंगे उसके बाद हम लोग उनके मीट को खाने वाले हैं और जैसे ही इनके मीट को हम लोग खाएंगे उसके बाद हम लोग पूरे तरीके से शुद्ध हो जाएंगे और स्वर्ग में जाने के लिए हमारा शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके की काफी सारी बहकी बातें वो इन दोनों को बताता है और उसके बाद अपने असली प्लान पर ये लोग आ पहुंचते हैं। उसने अपनी पत्नी को और अपनी गर्लफ्रेंड को सारी ही चीजें डिटेल से बतानी शुरू की कि हर एक महिला हमारे काम की नहीं है, जबकि स्पेसिफिक नंबर हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमें उन्हीं नंबरों की महिलाओं को ढूंढना होगा। और आप लोग उस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि एक महिला को तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपना शिकार बना लिया क्योंकि उसके जो आईडी कार्ड था उसके ऊपर 666 नंबर आया हुआ था। तो वाल्टेरो ने कहा कि हाँ, यही महिला हमारे काम की होने वाली है। और कुछ इस तरीके से वाल्टेरो अपना असली खूनी खेल शुरू करता है। जब टाइम 26 मई 2008 का आया तो वो इसी तरीके से शिकार पर निकल पड़ता है और उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक सिंगल मदर थी और वो अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही थी। कुछ एक महीने पहले इसके पति की मृत्यु हो गई थी तो इसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते वाल्टेरो उसके पास जाता है और उसे एक नैनी की जॉब ऑफर करता है। जेसिका को इस टाइम पैसे की तो जरूरत हद से ज्यादा थी, जिसके चलते वो इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वाल्टेरो ने सारी की सारी चीजें इस बारे में डिटेल से बता दी कि कल तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, जो कुछ भी मुझे पूछना होगा मैं तुमसे पूछ लूंगा, तुम इसी जगह पर आ जाना। जेसिका इस बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अगली सुबह वो अच्छे से तैयार होकर जहां पर कि वाल्टेरो ने उसे बुलाया था उसी घर में जा पहुंचती है। वो अपनी छोटी बेटी जेसिका को भी अपने साथ लेकर वहां पर गई थी और उसकी बेटी को तो इजाबेल और ब्रूनो के द्वारा दूसरे कमरे में रख लिया जाता है और उसे ये बात कही जाती है कि तुम्हारा इंटरव्यू दूसरे कमरे में है, तुम वहां पर जाकर बैठ जाओ। वहां पर एक कुर्सी लगी हुई थी, वो जेसिका जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाती है। पीछे से वाल्टेरो एक रस्सी लेकर आता है, उसे सीधा का सीधा जेसिका के गले में डाल देता है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा कसकर वो खींचने लगता है और घिसटाते हुए वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है। पहले से ही उसने सारी की सारी तैयारियां कर ली थी। एक चाकू को उठाकर वो सीधा ही उसके गले में मार देता है। अब जेसिका कुछ देर तक तो तड़पती है और उसके बाद ज्यादा खून बह जाने के कारण उसके गले की इंपॉर्टेंट नस कट जाने के कारण वो अपनी जान गंवा देती है। और अब तो वाल्टेरो के हाथ में पूरी ही सिचुएशन आ चुकी थी, जिसके चलते वो उसके गले से वो पट्टा निकालता है, उसे साइड में रखता है और वहीं पर एक शावर ऑन कर देता है ताकि अब जितना भी इसके शरीर से खून निकलने वाला है वो सारा का सारा यहाँ पर साइड में मोरी में बह जाए। उसने उसके धड़ को उसके सिर से अलग कर दिया, सिर को उठाकर उसने साइड में रख दिया। उसकी बॉडी के सारे कपड़े उतार कर वो उसके स्किन को भी उसके शरीर से अलग कर देता है। एक एक चीजों को वो अलग अलग रखता जा रहा था। उसके शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स थे उसने उसे स्किन के साथ रख दिया और उसके बाद वो इस तरीके के स्लाइसेस उसकी बॉडी से निकालने लगता है जिससे कि वो लोग आराम से बाद में भूनकर खा पाएं। उन्हें एक बाल्टी में इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद इसकी जितनी भी स्किन थी, उसके सिर था और बाकी जो हड्डियां वगैरह इसके बॉडी से निकली थी उन्हें ले जाकर बैकयार्ड में ये गाड़ देता है और उसके बाद उस बाल्टी को उठाकर फ्रिज के पास जा पहुंचता है। वहां पर उसके सारे के सारे जो इंटरनल
बॉडी के उसने पार्ट निकाले थे उन्हें फ्रिज में रखने लगता है और उसके बाद असल काम शुरू होता है। ब्रूनो ने आकर ये सारे ही मांस के अब टुकड़े गैस पर ले जाकर पकाना शुरू कर दिया था। वो उसकी एक काफी अच्छी सी डिश बनाकर लाती है और जेसिका की बेटी जो कि अभी सिर्फ 1 साल की थी, मारिया, उसे भी उसकी माँ के बॉडी पार्ट्स को खिलाया जाता है। ये चारों ही लोग यहाँ पर आराम से बैठकर मारिया को खाने लगते हैं और उसके बाद वाल्टेरो का ये कहना था कि उसने एक तत्व को कंज्यूम कर लिया है, अब उसे बाकी 3 का जुगाड़ करना है। लेकिन वो लोग इस बात के लिए इतना ज्यादा जल्दी तैयार नहीं होने वाले थे, जिसके चलते वो लोग थोड़ा टाइम पीरियड का गैप लेते हैं क्योंकि उन्होंने आज पहली बार किसी इंसान का कत्ल किया था। लेकिन इस टाइम तक उन्हें थोड़ा थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि हम लोगों ने जो ये बॉडी बैकयार्ड में गाड़ रखी है, यहाँ पर जगह बहुत कम है, जिसके चलते वो लोग उस बॉडी को बाहर निकालते हैं, ले जाकर एक वीरान सी जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर कोई भी उस बॉडी को संभालने वाला नहीं था और वो लोग तुरंत अपना घर बदल लेते हैं। पुराने घर को वो लोग बेच देते हैं, सारी की सारी सफाई वहां से कर लेने के बाद कि हो सकता है यहाँ पर नए मालिक आए, वो खुदाई करने लग जाएं और कोई भी सबूत यहाँ पर रह जाए। तो अब उन्होंने थोड़ा एक बड़ा घर ले लिया था और उसके बाद वो लोग दोबारा से शिकार पर निकल पड़ते हैं। और उसके बाद टाइम आता है फरवरी 2012 का, जब 31 साल की गैज़ले को ब्रूनो मार्केट में मिल जाती है। वो उसके साथ जबरदस्ती बातें करना शुरू कर देती है, अपनी जान पहचान निकालना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ गैज़ले को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये लड़की इसके साथ बातें क्यों कर रही है। उस दिन गैज़ले अपने पिता से ये बात पहले ही कहकर आ चुकी थी कि आज उसकी जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो वो जल्दी घर पर आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीच रास्ते में ही ब्रूनो से वो टकरा जाती है और उसके बाद ब्रूनो उसे अपने घर पर इनवाइट कर लेती है। गैज़ले की अब काफी ज्यादा जल्दी छुट्टी हो चुकी थी, तो उसके दिमाग में भी यही बात थी कि वो घर पर जाकर क्या करेगी। अब ये नई नई जो दोस्त मिली है, क्यों नहीं ये इसके साथ इसके घर पर चले। वो उसके साथ उसके घर पर चली जाती है, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि घर पर तो इसका एक दूसरा व्यक्ति इंतजार कर रहा है। वाल्टेरो को जैसे ही पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक लड़की को लेकर यहाँ पर आई है, तो वो उसे ले जाकर कमरे में तो बैठा ही चुकी थी, तो वो उसके गले में भी ले जाकर इसी तरीके से रस्सी डाल देता है। उसके बाद उसे पकड़कर अपने साथ उसी बाथरूम में घसीट कर लेकर जाता है और वो बिल्कुल पहले वाले लड़की की तरह इसके भी सिर को इसके धड़ से अलग कर देता है। जब तक वो चिल्लाने की कोशिश करती, इसके गले को बहुत ज्यादा टाइटली इसने बांध दिया था और दूसरी तरफ इसके गर्दन पर भी इसने वार कर दिया था। उसके बाद पूरे तरीके से वही सारे के सारे ये काम वहीं पर आजमाने लगता है। उसकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एक साइड में रख देता है, उसकी पूरी ही स्किन को एक साइड में रख देता है और उसके शरीर का जो मेन ठोस पार्ट था उसे एक बाल्टी में रख लेता है और उसे वापस ले जाकर फ्रिज में जमा देता है। और अब जो वो एक्स्ट्रा मटेरियल बचा था उसे ले जाकर इस जो ये नया वाला उन्होंने घर लिया था इसके बैकयार्ड में उन्होंने गाड़ दिया। अभी इस कत्ल को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि 15 मार्च 2012 को एक और लड़की को वो लोग अपना शिकार बना लेते हैं और ये थी 20 साल की अलेक्जेंड्रा। अलेक्जेंड्रा को भी इस टाइम जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो भी एक सिंगल मदर थी। उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी अपनी बच्ची की पालन पोषण के लिए और इसी टाइम वो वाल्टेरो से मार्केट में मिल जाती है। वाल्टेरो ने कहा कि मुझे एक नैनी की जरूरत है जो कि हमारी बेटी का अच्छे से ख्याल रख पाए, क्योंकि जो इन्होंने सबसे पहले वाली लड़की को मारा था उसकी बेटी को इन्होंने अपने पास ही रख लिया था। वाल्टेरो का ये कहना था कि ये लड़की अब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है, ये बिल्कुल मेरे बेटी की तरह है। अगर हम लोगों की बच्ची हो जाती तो शायद हम लोग कभी अलग ही ना होते और वो बिल्कुल इसी के जैसी होती, तो हम लोग इसका पालन पोषण अपनी बेटी की तरह करने वाले हैं। और इस टाइम जेसिका की बेटी मारिया का पालन पोषण वाल्टेरो ही कर रहा था, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। इस टाइम इनकी बेटी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, वो छोटा मोटी चीजों को समझने जैसी हो चुकी थी और वो इन सारी ही चीजों को भी काफी अच्छे से देख रही थी कि किस तरीके से इनके घर वाले किसी न किसी लड़की को अपने घर में लाते हैं और उसके बाद कितना ज्यादा बेरहमी से इसे मार डालते हैं और उसके बाद ये सारे के सारे लोग इन्हें मिलकर बैठकर खाने लगते हैं। अलेक्जेंड्रा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो वापस अपने घर पर आकर अपने पिता को इन सारी ही चीजों के बारे में बताने लगती है और दूसरी तरफ बताती है कि जिस बंदे ने मुझे जॉब के लिए ऑफर किया है उसका ये भी कहना है कि वो मुझे डबल तनख्वाह देने वाला है और अगर ऐसा
सच में हो जाता है तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन अलेक्जेंड्रा के पिता इस बात के लिए मना कर देते हैं कि बेटा अगर वो तुम्हें डबल इनकम देने के लिए तैयार हैं तो जरूर वहां पर कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है, तो तुम अपना ख्याल जरूर रखना। लेकिन अलेक्जेंड्रा जब वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए पहुंची थी तो वो लोग इसे वहीं पर अपना शिकार बना लेते हैं। बिल्कुल पहले वाली लड़कियों की तरह वो लोग इसे भी मार डालते हैं। लेकिन इसे जो दफनाने का तरीका था वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि पहले ही ये लोग गैजल को वहां पर दफना चुके थे तो उसे इस तरीके से दफनाया था। तो शुभ संकेतों के लिए उन्होंने अलेक्जेंड्रा को कुछ इस तरीके से दफना दिया। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जितना भी सामान ये लोग अपने साथ लेकर आई थी उनमें से महंगी महंगी चीजें वो लोग अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद जितनी भी फालतू की चीजें थी वो लोग वहीं पर गाड़ देते हैं और उसके बाद सारी की सारी चीजों को वहीं पर मिट्टी में ढक देते हैं। अभी ये लोग इन सारे ही कांडों को अंजाम दे ही रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों ने गैजल का जो वो क्रेडिट कार्ड था उसे भी यूज करना शुरू कर दिया था। और जब इस बारे में गैजल के माता पिता को पता चलता है कि लगभग 1 महीना हो चुका है, अभी तक हमारी बेटी वापस घर पर नहीं आई, लगातार उसका क्रेडिट कार्ड यूज किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद पुलिस वालों के पास जाया जाता है और पुलिस वालों ने आकर इस घर पर छापा मारा। पुलिस ऑफिसर्स ने जब वहां पर खुदाई करनी शुरू की तो सारी की सारी चीजें जो उन लोगों की थी उनकी हड्डियों के साथ साथ वो सारा सामान भी बाहर निकल आता है। पुलिस ने सारे ही सबूत इन लोगों के खिलाफ इकट्ठे किए और उसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन इस बारे में जब इनके पड़ोसियों को पता चलता है तो उससे पहले ही उन्होंने इसके पूरे के पूरे घर को जलाकर तबाह कर दिया। और दूसरी तरफ कोर्ट में इन्हें जज के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी ही कहानी के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उन्होंने वो किताब बना रखी थी जिसके अंदर की उन्होंने सारी की सारी चीजें डिटेल से लिख रखी थी, जिसे कि लिखने में उन्होंने तकरीबन 100 से 110 पेज यूज किए थे।